गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। मगध पे जितने वंशों ने राज किया उसमें सबसे जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं मगध के बारे में, तो मगध वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है हर्यक वंश के पहले, वो मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अलावा और किसी भी वेद में मगध का उल्लेख नहीं हुआ है। तो मगध पे जो हर्यक वंश है, इसके पहले के वंश के बारे में, पहले के इतिहास के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है ना। तो स्पष्ट जानकारी हमें मिलती है मगध के बारे में, वो हर्यक वंश से मिलती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हर्यक वंश के बारे में, ठीक है। बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और हम लोग जो है वन बाय वन करके हर एक डायनेस्टी को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में इसके बाद का जो वंश आएगा शिशुनाग वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक थे आपके बिंबिसार। बिंबिसार ने जब मगध पे शासन किया था, जब इसके शासक थे मगध के बिंबिसार, उस समय इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। आज का जो राजगीर है उसी को उस समय राजगृह कहा जाता था। तो बिंबिसार के समय में जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। इसके साथ ही एक बात और आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार ने सैनिक की उपाधि ग्रहण की थी। सैनिक का अर्थ होता है संगठित या फिर सेना रखने वाला। तो सेना रखने वाला या फिर संगठित इसका अर्थ होता है। तो बिंबिसार ने सैनिक की उपाधि ग्रहण की थी, या यूं कहें कि बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता है। जब मगध पे हर्यक वंश का शासन था उस समय भारत में कुल 16 महाजनपद थे मगध को मिला करके। और उसी महाजनपद में एक महाजनपद था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद वर्तमान का जो भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है उसी को उस समय अंग महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ के एक राजा थे ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को एक युद्ध में पराजित किया और ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अंग पे कब्जा कर लिया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला दिया। और अंग पे कब्जा करने के बाद में बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। और इस तरीके से जो अंग एक अलग महाजनपद हुआ करता था, बिंबिसार ने उसे अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इसको जो है हर्यक वंश में मगध में मिला दिया, ठीक है। और इस तरीके से बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हर एक तरीके को अपनाया था। अगर कोई राज्य ऐसा है जो संधि से या मित्रता के साथ उसके अगर वो अगर साम्राज्य मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे युद्ध करके या फिर जो बड़े साम्राज्य थे जो बड़े महाजनपद थे उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो बिंबिसार है ये वैवाहिक संबंध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करने वाला ये पहला शासक था। इसी ने शुरू किया था कि वैवाहिक संबंध के द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह हो गया कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी थी राजगिरी। इन्होंने सैनिक उपाधि ग्रहण की थी और इन्होंने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके उनकी हत्या कर दी और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही बिंबिसार के समय की एक बात आपको और याद रखनी है कि बिंबिसार के समय एक अवंती महाजनपद हुआ करता था
और अवंती जो महाजनपद है इसके शासक हुआ करते थे राजा प्रदोत। उस समय जितने भी महाजनपद हुआ करते थे सभी का आपस में मतलब एक दूसरे को हड़पने की एक होड़ लगी रहती थी कि मैं उसको अपने साम्राज्य में मिलाऊं, मैं उसको मिलाऊं। तो ये जो अवंती जो महाजनपद था ये भी एक शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन एक बार की घटना होती है कि जो राजा प्रदोत हैं, जो अवंती के राजा प्रदोत हैं, इनको पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग हो गया था। ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चल नहीं रहा है। राजवैद्य जीवक को राजा प्रदोत की सेवा में भेजा था और इनके उपचार से, जीवक के उपचार से पीलिया रोग से इनको लाभ हुआ और ये स्वस्थ हो गए। और उसके बाद में राजा प्रदोत और बिंबिसार जो एक अच्छे मित्र बन गए। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि जो राजवैद्य जीवक हैं वे बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, और उनके राजवैद्य हुआ करते थे। तो बिंबिसार ने इस तरह से वन बाय वन करके आसपास के साम्राज्यों के साथ में मित्रता, कुछ के साथ में वैवाहिक संबंध, कुछ के साथ में मतलब उन पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार के बाद में इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनको कैद कर लिया था और बाद में इनकी हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में खुद जो है गद्दी पर बैठ गए। यानी कि बिंबिसार के बाद में मगध की गद्दी पर बैठने वाले जो अगले हरिक वंश के शासक थे वे थे अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठे और इनके समय भी जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। मतलब इन्होंने राजधानी में परिवर्तन नहीं किया। बिंबिसार के समय में जहां मगध की राजधानी हुआ करती थी, अजातशत्रु के समय भी मगध की राजधानी वही थी, राजगिरी में थी। अजातशत्रु ने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी और वो घटना थी आपकी प्रथम बौद्ध संगति या फिर प्रथम बौद्ध सभा, ये घटी थी। और प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और ये हुई थी राजगिरी में, क्योंकि उस समय जो मगध की राजधानी थी वो राजगिरी में थी, तो जगह था आपका राजगिरी। और ये जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने, महाकश्यप। तो ये आप याद रखेंगे कि अजातशत्रु के समय पे पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। और ये जो सभा हुई थी वो मगध की राजधानी राजगिरी में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु से एक पॉइंट और आपको याद करना है कि अजातशत्रु के एक मंत्री थे जिनका नाम था वरस्कार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मगध के बगल में एक गणराज्य हुआ करता था, एक महाजनपद था जिसका नाम था वैशाली, वज्जी महाजनपद। और वो एक लोकतांत्रिक महाजनपद था, गणराज्य था।
और उनमें वो एकता के लिए जाना जाता था। उनमें काफी एकता थी और अजातशत्रु ने कई बार कोशिश किया कि वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला दें, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन अजातशत्रु चाहता था कि इन्हीं हम किसी प्रकार से जो है हमें वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाना है। तो अजातशत्रु के मंत्री वरसकार ने अजातशत्रु को यह सलाह दिया था कि अगर हम लोग वैशालियों में, वज्जियों में अगर फूट डाल दें, उनमें अगर भेद पैदा कर दें, तो वैशाली को जितना संभव है। तो वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु को वरसकार ने ही सलाह दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाद में अजातशत्रु ने वरसकार को वैशाली भेजा और वरसकार ने वहां पर जा करके अपने कहे अनुसार वहां पर वज्जियों में एक मतभेद पैदा किया और बाद में वैशाली के साथ में एक युद्ध हुआ और युद्ध में आपका जो अजातशत्रु पे विजय हुई। वैसे तो ये जो युद्ध था ये काफी लंबा चला था, करीब 16 वर्ष तक आपका वैशाली के साथ में युद्ध चला था, लेकिन अंततः जो है जो विजय हुई वह अजातशत्रु की हुई। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने दो प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया था। एक का नाम था रथमूसल, ये एक गदा युक्त गाड़ी थी, रथमूसल। और दूसरा था आपका महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। ये दो अस्त्रों का जो प्रयोग है अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में किया था और कहीं ना कहीं ये इन अस्त्रों ने वैशाली पर विजय प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रथमूसल और महाशिलाकंटक के बारे में अगर विशेष जाना है तो आप एक मूवी आई थी बाहुबली, और बाहुबली में लगभग इसी प्रकार का कुछ यंत्रों का प्रयोग दिखाया गया है, गाड़ी का प्रयोग दिखाया गया है। रथमूसल जैसे कि बाहुबली में भल्लाल देव थे, तो जो भल्लाल देव है उन्होंने एक गाड़ी का इस्तेमाल किया था जिसमें कि वो आगे में वो तलवार जैसा धारदार हथियार लगा हुआ था, लेकिन इसमें गदा लगा हुआ था। और महाशिलाकंटक मतलब इसका प्रयोग बाहुबली ने किया था, जो बड़े बड़े पत्थर को फेंकना। तो ये जो दो हथियार थे रथमूसल और महाशिलाकंटक, इसका जो सबसे पहला बार प्रयोग किया था वो अजातशत्रु ने ही किया था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसके समय में जो है आपका हर्यक वंश का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, मगध का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। इसके बाद में कई राजा हुए, हर्यक वंश में और भी कई राजा हुए, लेकिन वे इतने प्रतापी नहीं थे जितने कि बिंबिसार और अजातशत्रु थे। इसके बाद में एक राजा हुए उदयन हुए, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बाद में उदयन के बाद में कई छोटे छोटे राजा हुए जिनका जो कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस तरह से वे मतलब योग्य शासक नहीं हुआ करते थे ना। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पर तीन ही शासक के बारे में पढ़ना है, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो इसके बाद में हम लोग का जो अगले शासक होंगे हर्यक वंश के, ये होंगे उदयन। उदयन ने भी देखिए उदयन ने भी अपने माता पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को अपनाई थी। और गद्दी पर बैठने के साथ ही इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इन्होंने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि पाटलिपुत्र जो है पहली बार जो राजधानी बनी मगध की, वो उदयन के समय में बनी, क्योंकि उदयन के पहले बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में जो हर्यक वंश की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी में थी, लेकिन उदयन ने
राजगिरी के स्थान पे पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया। तो उदयन में कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बस ये क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट कि उदयन ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग जो है इसके जो लास्ट शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश के जो अंतिम शासक थे ये थे नागदशक। नागदशक वैसे बीच में और भी कई राजा आए लेकिन वे उतने योग्य नहीं थे, और योग्य तो खैर नागदशक भी नहीं थे, ठीक है। और ये जो नागदशक है ये हरिक वंश के अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे हरिक वंश के। और इनकी हत्या जो है शिशुनाग ने कर दी, और शिशुनाग ने इनकी हत्या करने के बाद में मगध पर अपने नाम से एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे कि हरेक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आया, ठीक है। तो ये था हम लोग का हरेक वंश। और हरेक वंश में एक प्रश्न और आता है कि ये जो हरेक वंश है इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कारण ये है कि हरेक वंश में जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी अपनाई थी, गद्दी पाई थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश यानी कि पिता की हत्या करने वाला वंश कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट थे आपके हरेक वंश से, और लगभग जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न हरेक वंश से पूछे जाते हैं वे सारे यहाँ पर कवर हो गए। आप इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरेक वंश से अगर कोई प्रश्न आता है आपको तो अब जो है ये नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले जो वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।